फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अगर बात की जाए फंडामेंटल्स, इसकी बात की जाए फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट, सही, बेसिक कॉन्सेप्ट। किसके बारे में पढ़ें? बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, आपको पता है साइंस है, साइंस जस्ट लाइक अ टर्म, उसकी जैसे हमारे पास टी की मान लीजिए, दरख्त की मान लीजिए, उसके अंदर जब साइंस के अंदर बहुत सारी केमिकल यूज होती है, मतलब दरख्त के अंदर बहुत सारी शाखें निकल रही होती है, इसी तरीके से साइंस भी के अंदर बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस हैं, सही है। और इनमें जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इनमें हमारे पास को एक है फिजिक्स, एक सेम केमिस्ट्री, अभी आप लोग पढ़ के फायदे हुए बायो, कल आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ऐसे ही। अब इसी तरीके से हमें पता है कि फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ना है। आप में से अगर किसी से सवाल पूछो फिजिक्स के बारे में, आप मुझे बताएं जल्दी से, फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ना है? मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन, शाबाश, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बोथ, उसके साथ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और इन दोनों का इंटरेक्शन जो होता है उसको भी किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में, शाबाश। अगर बात की जाए बायोलॉजी में, अभी पढ़ा है आपको, बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अभी सर ने बताया लाइफ किसे कहते हैं? जिंदगी। और हमें कैसे पता चला हाउ लाइफ डिफाइंड, व्हेन अ बॉडी कैन एक्सक्रीशन, इरिटेशन, डाइजेशन, ट्रांसपायरेशन, रेस्पिरेशन, these all are the factors are involved, then it consider that it have लाइफ, जिंदगी है। और जिंदगी किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम किसके बारे में यहाँ लाइफ में बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? शाबाश, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। if we talking about the chemistry, if we talking about chemistry and their definition, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में अगर मैं मुझे कुछ ना पता हो ना, मुझे एक चीज तो पता है, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें कहीं भी बोलते हैं कि कहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होंगे, वो हमें फॉर्मूला जरूरत है, केमिस्ट्री जो डील करेगी ना वो किससे डील करेगी? केमिकल रिएक्शन से, ऐसे ही। चलो, अब इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, इन्होंने क्या बोला कि केमिस्ट्री बेसिकली, अच्छा ये मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कि केमिस्ट्री की क्या है, बेसिकली ब्रांच है किसकी, सही है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है, वो तो हमें पता है। दैट डील्स विद, जो किससे डील करती है? दैट डील विद द, बताएं जल्दी से, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? खुसूसियात। क्या? फॉर एग्जांपल ये दो पेन है, अब केमिस्ट्री इससे डील कर रही है कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ब्लू कलर से लिख सकता है, इसके अंदर ये खुसूसियत है कि ये क्या है, लाइसेंस। आपके अंदर ये खुसूसियत है कि आप बोर्ड के पेपर में फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, ऐसा है ना? है या नहीं है? ऐसी हर बच्चे में होती है, तो थोड़ी सी एफर्ट करें, सही है। अब इसी तरीके की खुसूसियत प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल बात की जाए इसका और इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर के बारे में किसमें पढ़ेंगे हम लोग? इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्या इसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैटर किसकी प्रॉपर्टी से बारे में, किसकी स्ट्रक्चर की। एक और चीज पढ़ते हैं, एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन तो लफ्ज ही अंग्रेजी का है, उर्दू का तो हमारे पास केमिस्ट्री से तो रिलेशन है नहीं। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप बताओ, बताएं। कंपोजिशन का मतलब है किन किन चीजों से मिलकर बना। लाजमी सी बात है, ये प्लास्टिक से बना, प्लास्टिक के साथ हमारे पास इसके अंदर रैपिंग भी होगी, हमारे पास पेपर की, तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है ना, प्लास्टिक से, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं, सही। अब इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज, खुसूसियत, किस तरीके का दिखता है स्ट्रक्चर, और किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, किसके, एनीथिंग। अभी सर ने आप लोगों को बताया था मैटर, क्या बताया था? मैटर किसे कहते हैं, आप बताएं उर्दू में, मुझे इंग्लिश मुझे खुद नहीं आती है। शाबाश शाबाश। मैटर क्या है? एनी थिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, जगह घेरे, and have some
वेट हम लोग फिजिक्स से पढ़े, वरना मैं इसको करेक्ट कर देता। क्या है, क्या बताएं जल्दी से? मास, हैव एंड हैव सम मास। वैसे केमिस्ट्री नहीं करती, लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड द मास, तो आप बता सकते हो? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर, तादाद, मादे की तादाद, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, ज्यादा है इसके मुकाबले। मुझे कैसे पता चला ये जगह ज्यादा है, ये जगह, इससे पता चल रहा है जिसके अंदर क्वांटिटी मैटर ज्यादा हो उसे क्या बोला जाएगा, उसका मास ज्यादा। एक मैटर के अंदर कितने मैटर की तादाद है किसी भी सब्सटेंस में, उसको क्या बोला जाएगा, उसकी मास। शाबाश। अब वेट तो एक तरह की फोर्स होती है जो क्या कर रही होती है, अर्थ खींच रही होती है किसी भी बॉडी की टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? अभी वो ऐसे बोले कि अब वॉशरूम में पेपर रहता है और आवाज नहीं है, वो फिर मसला हो रहा है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इसके बारे में पढ़े, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। नॉट ओनली दिस, अब आता है इसको केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा संभाल नहीं करती, बोलिए इट आल्सो डील विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट ऑफ मैटर। एक मैटर में चेंजेस कब आती है, व्हेन द टू रिएक्टेंट्स have the different properties, when it combine together it form a new substance which have new properties, नई properties, नई खसूसियात होती है। तो हमें बताया कि हमारे पास दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में एक नई चीज बनती है, उसको बुलाते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट मिले और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाए, इसको भी किसमें पढ़ेंगे, इसको हम किसमें पढ़ते हैं, केमिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, शाबाश। और इसको पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसको भी हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया होगा केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से, आप मुझे जल्दी से बताएं आप कि केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? Properties, structure and composition of matter and the chemical reaction. And the changes in molecular matter through the chemical reaction. शाबाश, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस। जैसे हमारे पास साइंस है, साइंस में हम लोगों ने फिर इसमें एक सब ब्रांच आई, और एक ब्रांच की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसा होता है ना, रियल लाइफ में भी हम ये सीन करते हैं। तो इसकी भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जिसमें आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना है, इनऑर्गेनिक का नाम सुना है, और ये सारी की सारी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही, अब बात करते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस। पेपर में सवाल किस तरीके का आता है, पेपर में सवाल इस तरीके का आता है, डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट ब्रांचेस, पहला सवाल। दूसरा सवाल डिफाइन, बहुत मल्टीपल टाइम आए हैं ये सवाल, define chemistry and list any five branches of it and explain it। आपको क्या है, सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है, you have to write the branches name and elaborate करनी है। सही, और हमारे पास write name, शॉर्ट में सवाल आया है, write name of any six branches of the chemistry। सिर्फ और सिर्फ नाम बताने, क्या बताने, सही। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता है सब, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच, इट इज द ब्रांच, किसकी ब्रांच होगी, साइंस की ब्रांच होगी, केमिस्ट्री की ब्रांच होगी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। शाबाश। जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छा मुझे खुद याद नहीं आ रहा है हाइड्रोकार्बन में पढ़ते क्या, बताया जल्दी से, कोई है ऐसा बच्चा जो मुझे बता सके हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन मींस हाइड्रोकार्बन। all those compound that have all those compound, वो सारे compound, मतलब अंग्रेजी लिख लो, मुझे उर्दू में भी बता दूंगा। तो all those compound
that have carbon and hydrogen, वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको क्या बुलाया जाता है, उनको जनरली बुलाया जाता है हाइड्रोकार्बन। और उन हाइड्रोकार्बन को किसमें पढ़ते हैं हम लोग, किसमें पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So the organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about hydrocarbon. Not only this, सिर्फ ये नहीं पढ़ते, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, and their derivatives। डेरिवेटिव मतलब क्या है, आप लोगों ने शुगर हो जाती है ना अच्छा लोगों को, तो चीनी की जगह क्या खाते हैं, कैंडल ड्राई, वो ऐसी शुगर खाते हैं जो उनकी बॉडी में शुगर के लेवल को राइज करती है, ऐसा है या नहीं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो ड्राई हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप ये बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये शर्त है, जरूरी नहीं, जनरली हमारे पास क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड, सही है। अगर बात की जाए, अगर मैं अब आपसे पूछूं पेट्रोल का नाम सुना है किसने, पेट्रोल का फार्मूला होता है CaHAD, इसे ऑक्टेन में बोलते हैं। मैं आपको पेट्रोल बताऊंगा, आप लोग बेसिक लेवल पे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल। पेट्रोल बताएं इसकी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, ये हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो इस वजह से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी एक ये वाला कंपाउंड पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी से बताएगा मुझे, CHCl3, सही, ये बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक। अक्सर लोगों को ये बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म में, जैसे आप लोग बोले आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, नींद आ रही है लेक्चर में। अच्छा चलो, CHCl3 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आप लोगों को पता होगा क्लोरोफॉर्म बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है। क्लोरोफॉर्म को भी किसमें पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। चलो शाबाश। अच्छा देखो हमने पढ़ लिया कौन सा, पहला पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दूसरी है हमारे पास ब्रांच इनऑर्गेनिक, क्या सी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाजमी, इनका मतलब नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं पढ़े, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको पढ़े। हमारे पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो हमारे पास ऐसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे एलिमेंट है ना फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ऐसी तरीके से पूरा है। इधर देखो, अब हमारे पास इसको देखा जाए ना तो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, कितने कितने 118 एलिमेंट्स। अच्छा 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट में से सिर्फ दो एलिमेंट्स को किसमें पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक, और बाकी सारे एलिमेंट्स को किसमें पढ़ेंगे, सही है। H2SO4 की बात की जाए तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सही, बिकॉज़ इसमें हमारे पास कार्बन है, कार्बन का होना लाजमी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की शर्त है कि कार्बन तो होना हर कंडीशन में सही लाजमी है, सही। अच्छा अब बात की जा रही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये भी क्या है, ये भी ब्रांच होगी, क्या होगी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, और कंपाउंड एक्सेप्ट किसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी सारे कंपाउंड उसमें पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं 116 एलिमेंट बचे,
इस पर ध्यान दें। इसको किसमें पढ़ेंगे? चला गया, शाबाश। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। सही है? अच्छा, अभी आप लोग बायो पढ़ के आए हुए हैं, ताजा ताजा बिल्कुल बेसिक पढ़ा है बायो केमिस्ट्री। क्या बायो केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? अच्छा, लफ्ज बायो ने लिया। अभी थोड़े ही देर पहले आप लोगों ने मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने में भी पढ़ा दिया था, उसी को डील कर रहे हैं। सही, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या स्टडी ऑफ लाइफ होती है, और केमिस्ट्री डील करती है किससे? केमिकल रिएक्शंस। जैसे ये ना, केमिकल रिएक्शंस डील करती है क्या? केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हिच वी स्टडी all those chemical reaction that लाइफ किसके अंदर होती है? शाबाश, तुम लोगों को पहले से सब कुछ पता है, मुझे भी बुलाया। चलो शाबाश। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको किसमें पढ़ा जाता है? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study all those chemical reactions that occur, जो हो रहे होते हैं, that occur in the living organisms। अच्छा, इत्तेफाक की बात बताऊं, वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उन सबको बोला जाता है क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? या मेटाबॉलिक। वो टूटने वाले भी हो सकते हैं और वो जुड़ने वाले भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पता है किसी को? और दो तरह की टाइप्स बताएगी सर ने। क्या बताएगी? अभी बताया, एक है कैटाबॉलिक और दूसरी कौन क्या बताया था? एनाबॉलिक। दो तरह के केमिकल रिएक्शन जहां एक होता है, एक बनने का मन होता है, उसे बोलते हैं दो छोटे मॉलिक्यूल्स, सर ने बताया बड़े एक कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल डालते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिक। एना का मतलब बनना, कैटा सही, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल, उसको बोला जाएगा एनाबॉलिक। अब तो हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को किसमें पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री। सही है? चलिए, इसके अलावा कोई ब्रांच आप लोगों के, ये हम लोगों ने कितनी ब्रांचेस पढ़ी? 3 ब्रांचेस पढ़ी, टोटल कितनी पढ़ी? 5। और कोई ब्रांच आपके जहन में हो बताएं जल्दी से। फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुने? नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ा? जल्दी से बताएं, ये आप लोगों से सवाल है। केमिस्ट्री पहला पॉइंट तो यही हो गया कि किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जल्दी से बताएं। हाँ, ये तो केमिस्ट्री की अपनी ब्रांच में ही पढ़े थे, केमिस्ट्री में भी यही पढ़े। जो हम केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच है जिसमें किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें कंपोजिशन के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी फिजिकली देखने में कैसे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकली देखने में कैसे, जिसको हम लोग बायोलॉजी में अगर पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें मॉर्फोलॉजी पढ़िए ना ब्रांच। इसलिए ये केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, ये पास पेपर में मल्टीपल टाइम रिपीटेड हुआ है, तो आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, किसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। सही है?
इसमें हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो इसमें बहुत हाई लेवल पे हमें प्रोडक्शन करनी होती है किसी भी चीज की, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट आते हैं, हम लोग कोई आलूगी फैला रहे हैं या कोई पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसके नतीजे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रही है, सारी भी किसमें पढ़ते हैं हम लोग? वो ब्रांच कौन सी होगी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। चलिए हम लोग आगे आते हैं और आगे चैप्टर में सवाल आया है मल्टीपल टाइम, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। आप लोगों का शॉर्ट का सवाल कितने नंबर का आता है जल्दी से बताएं? ओनली 3। कितने नंबर का? ज्यादा बेहतर ये है कि 4 पॉइंट लिख दें, अगर 3 भी लिखेंगे तो नंबर क्या मिलते हैं आप लोगों को? पूरे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? सही है। तो हम लोग स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, इधर देखिए सबसे पहले यूज केमिस्ट्री का क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकती है हमारी आम जिंदगी में, डेली लाइफ में, तो बता सकते हैं कोई? पहला यूज इन्होंने बताया हुआ है कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। अब हमें पता है केमिस्ट्री की मदद से हम लोग बहुत सारे हम लोग बायो और मेडिसिन बनाते हैं, हम ऐसे बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं जो हमारी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बढ़ा रहे हैं। सही। तो क्या है? केमिस्ट्री इज यूज्ड टू मेक मेडिसिंस बनाते हैं। अक्सर आप लोग मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं टू क्योर द डिजीज, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए लिखा हुआ है। सही है। वैक्सीन्स बनाते हैं, वैक्सीन जनरली यूज की जाती है वायरसेस पे। अभी आप लोगों को सर ने बताया भी था और मैं भी बता रहा हूँ, कोविड-19 आई तो उसको वैक्सीन होती प्रिवेंट करने की। अभी आप लोगों को जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 से 8 साल के बच्चे, तो उनको लगाई जाती है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? हेपेटाइटिस ए बी सी, उसके अलावा हमारे पास पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। समझ में आई? तो किसको क्योर करने के लिए होगी? पोलियो जो होता है वायरस की थ्रू होता है। सही। अब बाय मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट हेल्प इन द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स कौन-कौन से तरह के होते हैं? जैसे मैं ओपन हार्ट सर्जरी करता हूं, एक आई एम अ ओपन हार्ट सर्जन। सही है। तो मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे बॉडी को क्या करने के लिए? बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे क्या करने के लिए? उसको परफॉर्म करने के लिए। किसको? सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। सही। अच्छा, अगर बात की जाए किसकी? ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है बीमारी को? उन सबको आप लोगों को पता है, बहुत सारी वैक्सीन के थ्रू, मेडिसिन बनाने के थ्रू हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोका जा सकता है डिजीज को, बीमारी को फैलाने से। फूड एंड एग्रीकल्चर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री हेल्प इन द फूड। अब ये देखें, अब खाना बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बनाना है अपने घर में, आपकी मदर, तो उनको क्या करनी होगी? जब वो खाना बनाती है बहुत सारी चीजों को मिलाती है तो वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में बहुत एक अजीब सी बिरयानी बन जाती है, बहुत जबरदस्ती बिरयानी। तो क्या बना है? प्रोडक्ट ऑफ होता है। ये भी कुकिंग जो है, केमिस्ट्री हेल्प इन द फूड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रिजर्वेटिव, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। मतलब किसी की जो हमारे पास खराब हो रहा होता है 4 दिन में फूड, हम लोग उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह, उसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म मिलता है। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने स्लाइस जूस वगैरह जो होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर क्या डाला होता है? क्या डाले होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। सही है। कुकिंग, न्यूट्रिशंस एंड यूज इन प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स पता है किसी को? किसे कहते हैं? जो खेतों में इस्तेमाल। शाबाश शाबाश शाबाश। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे जो हमारे पास प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। सही। पेस्टिसाइड्स, अब मॉस्किटो स्प्रे लगाते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए, पेस्टिसाइड होते हैं जो हमारे बहुत सारे हमारे पास केमिकल जो किसको करते हैं? हमारे इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ रही है? टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर ये क्रॉप यील्ड, आपको पता है बहुत सारे फसलों पर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। सही। तो उसको क्योर करने के लिए हमें केमिकल्स चाहिए होते हैं ताकि हम लोग उनको मार सकें। तो उसके उनको क्या बुलाता है? पेस्टिसाइड्स। क्या बुलाता है? अच्छा, क्लीनिंग और हाइजीन। अभी कोरोना के दौर में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारे पास क्या इस्तेमाल होते थे? सैनिटाइजर इस्तेमाल होते थे। तो वो भी किसने बनाया? केमिस्ट्री बनाती है ना, केमिस्ट्री ही ने बताया कि कैसे बनाया जाता है। तो क्या है? सोप, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, डिसइंफेक्शन उसे बोलते हैं। डिसइंफेक्शन की कैटेगरी में आते हैं क्या? सैनिटाइजर। एंड अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आर मेड यूजिंग केमिस्ट्री टू मेंटेन द क्लीननेस एंड द हेल्थ। शाबाश। सही। फ्यूल और मटेरियल, मैंने अभी क्या बताया? केमिस्ट्री किसको डील कर रही है? फ्यूल। फ्यूल की बात की जाए पेट्रोल,
केमिस्ट्री में पढ़े ना आगे नहीं केमिस्ट्री में, डीजल, एलपीजी एंड materials such as plastic, fiber, cement and glass are products of chemistry used in daily life. आपकी इन केमिस्ट्री ही की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग क्या बना रहे होते हैं, पेट्रोल जो हमारे जमीन के अंदर से निकाल होते हैं, पहला है बहुत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, डिफरेंट क्रूड ऑयल को ना कच्चा तेल जिसे बोलते हैं ब्लैक ऑयल, उसको मल्टीपल हीट देते हैं और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। जैसे हमारे पास एलपीजी की फुल फॉर्म पता है किसी को, सीएनजी की फुल फॉर्म पता है, बहुत बिल्कुल बेसिक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसे पूछा केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बताओ कि सीएनजी किसे कहते हैं, तो इसको इसका सीएनजी बोलते हैं कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है ना कंडेंस नेचुरल, यस कंडेंस नेचुरल गैस। अच्छा अगर बात की जाए एलपीजी की, एलपीजी किसे कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस होती है, सही, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सच एज प्लास्टिक, इन सबको भी इसमें पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। सही है, ये शॉर्ट में सवाल आता है, यू जस्ट हैव टू राइट 3 पॉइंट्स इनफ, 4 भी लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारे ये मल्टीपल टाइम आया हुआ है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस क्या है, मैंडेटरी है, लाजमी। अगला, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक। पहले हम लोग ये इसको इन दोनों को लिखते थे, फिर मैं आप लोगों को और डेफिनेशन बताता हूं। शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। क्या बोलते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में मैं बात कर रहा हूं इसकी C6, बल्कि ये नहीं, मैं बात कर रहा हूं C6H12O6, सबसे बेसिक, इसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है, अब इधर देखिए, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल, जैसे इसमें ना ये का क्या है, कंपाउंड है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके एग्जैक्ट नंबर कौन बता रहा होगा, ये क्या है, बेसिकली ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, अगर बात की जाए किसकी, एम्पिरिकल के फार्मूला की, तो ये कैसे लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला इज बेसिकली कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 6 से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया इसका CH2O। क्या, ये सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब इसको मैंने वो इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्योंकि 6 से डिवाइड करा तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, मैथ्स का बेसिक रूल है। तो यहां पे इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर है 2। तो CH2O इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ व्हाट, सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, C6H12O6, तो यहां पे हमारे पास सिंपल रेशियो है CH2O। सही है, अब हमारे पास जल्दी से शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, समझ में आ रही है, एक्चुअल नंबर में कितने और होल नंबर रेशियो में डिवाइड करने के बाद इसको CH2O, ये हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर बात की जाए रिप्रेजेंट द ट्रू कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किस तरीके का होता है ना एक्चुअल में, वो कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसका जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो है, अभी मैंने बताया ना, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दिया, तो द रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, उसको क्या बुलाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बुलाते हैं, अच्छा, इट इज मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। अब इधर देखो, अब हमारे पास क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना C6H12O6, अगर मैं CH2O को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 6 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो C6H12O6 दोबारा आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इसलिए ये मल्टीपल है किसका,
एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ऐसा ही है ना। सिंपली इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। याद रखिएगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब देखें अगर CHO की बात की जाए, इसकी ये लिखा होगा है CHO की बात की जाए तो ये सिंपलेस्ट रेशियो, इसमें और डिवाइड कर सकता हूं मैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन होना लाजमी था, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होना लाजमी, तब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। तो बोलते हैं जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना किसी भी कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसे हमारे पास क्या बोला जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और इसकी एग्जांपल में इन्होंने दी है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल में दी है ग्लूकोज, यानी कि क्या दिया है बेटा, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया इसका, CH2O। सही, ये डिफरेंस है, पेपर में आते हैं, ये आप लोगों के जो टेस्ट होंगे उसमें भी आपकी डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। सही, अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, कोशिश करेगा कि जो आपको काम करने याद करने के लिए दिया जाए वो आप याद करें डेली बेसिस पे। सही, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आ रहे होते हैं आप लोगों के पास। आप लोगों ने कुछ कंपाउंड में 10 आप लोगों के कंपाउंड बताऊंगा, उसके इनका नाम भी लिखना होता है, किस तरीके का इस्तेमाल होता है वो भी बताऊंगा। अब राइट डाउन द केमिकल फार्मूला एंड वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास लिखा हुआ आएगा सिर्फ सोडा ऐश, बेकिंग सोडा और आपके वॉशिंग सोडा। सही, इसका आप लोगों ने क्या लिखा होगा, पहले इसका केमिकल फार्मूला लिखना होगा, कैसा होता है वो आप लोग याद कर लोगे। याद रखना ये हमारा सोडा ऐश, सोडा ऐश को बोलते हैं Na2CO3। क्या बोलते हैं, Na, Na का मतलब होता है, इसका केमिस्ट्री में नेम क्या है वो बता रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट। क्या, sodium carbonate, Na2CO3 is the sodium carbonate, the chemical formula is this। कहां इस्तेमाल होता है इसका, it is used in the manufacture of glass। ग्लास बनाते हैं ना, ग्लास के प्रोसेस में ये इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इस्तेमाल होता है, अगर बात की जाए बेकिंग सोडा की, किसकी बात की जाए, तो केमिकल फार्मूला NaHCO3। बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। सही, NaCO3 याद रखिएगा, पेपर में आपके पास हर साल आते हैं। सही, एक बैलेंसिंग एलिमेंट क्वेश्चन का सवाल और एक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉशिंग से बनता है, घर में जो कपड़े वगैरह धुलने होते हैं ना, उसमें जो सर्फ वगैरह इस्तेमाल होता है, तो सर्फ में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ना सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ इसके पास 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। ये इसका पूरा फार्मूला है, इसका वॉशिंग सोडा का। इसका द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 प्लस 10 मोल्स ऑफ पानी। ये किसका फार्मूला है, वॉशिंग सोडा। इसका यूज क्या होता है, ये यूज हुआ था वॉशिंग क्लोथ्स एज अ क्लीनिंग एजेंट। सही है, आगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलोंग्स टू व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अगर बात की जाए, ये लिख लिया आप लोगों ने, अच्छा ये आखिरी में लिखने का, आखिरी में आपको टाइम दे दूंगा। सही, अच्छा अगला हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो बिलोंग्स टू व्हिच ब्रांच ऑफ द। बहुत ही आसान, इन्होंने क्या पूछे आप लोगों से, इतना आसान सवाल ले दिया कि सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपको कि आप लोग मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये आपको स्टेटमेंट दी गई होगी। पहला, द क्लोरोफॉर्म कंपाउंड आर रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये क्लोरो कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफॉर्म एक गैस होती है, CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पहले इस्तेमाल होती थी रेफ्रिजरेटर घर में, आपको वो नहीं इस्तेमाल, AC वगैरह जो है उसमें ना कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के अंदर से CFC गैसेस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, और ये ना ओजोन लेयर पता है ना, जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द सनलाइट, उसको डिप्लीट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसके नतीजे में सनलाइट डायरेक्ट आती है और उसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। सही, तो उसको किस में पढ़ेंगे, उसको हम लोग को एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको किस में पढ़ेंगे, यू जस्ट हैव टू राइट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपने ऊपर की हेडिंग देख के बताना है कि कौन सी ब्रांच में पढ़ा जाएगा। सही, तो ये क्या हमें लग रहा है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किसका पार्ट है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल का पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो इसको किस में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए द इन्वेस्टिगेशन द प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या है, एक हमारे पास गैस है जो हमारे पास क्या है, एक हार्मफुल गैस है। क्या है, जहरीली गैस है। अच्छा हमें कैसे पता चलिए, चला हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने क्या किया, जब भी किसी कंटेनर से निकाली अमोनिया गैस तो उसके नतीजे में क्या होगा, सर्व होना शुरू हो गया।
तो हम मुझे इसकी ये प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये अंदाजा हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी ये मिली कि ये क्या है, हार्मफुल गैस है। तो ये हमने प्रॉपर्टी कैसे इन्वेस्टिगेट कैसे की, हम लोगों ने अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसे ही है ना, शाबाश। अच्छा मुझे बताएं, किसी भी मुझे पर कितनी तादाद में कोई चीज लेनी है, और फॉर एग्जांपल मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूं, सही, मैं एक मैनेजर और मैं एक इवेंट मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लास मैनेज कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि कितनी डेस्क होनी चाहिए, कितना प्रोजेक्टर की हमारे पास इमेज कितनी बननी चाहिए, इन सब की क्वालिटी की क्या, ये कुर्सी की क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म चले, सही, कैमरे की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए कि अच्छी वीडियो बने। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इन सबको क्या करते हैं, एनालाइज करना पड़ता है, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, परखते हैं। तो उसमें किस ब्रांच में पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसके बारे में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटी मतलब कि कितनी बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी की है, बुरी क्वालिटी की है, लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं चलेगी, और क्वांटिटी और तादाद के बारे में। अब क्वांटिटी भी डिपेंड करती है ना, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में हमारे पास 10 सीटें और 100 बच्चे हैं, लाजमी सी बात है कि मेरी एनालिसिस अच्छी नहीं है, मतलब क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेरा कोई काम सही। तो कोशिश करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया, चलो शाबाश, बस यू जस्ट हैव टू राइट दिस एंड दिस, सही, समझ में आ गया ना। अगला, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके सवाल आया है शॉर्ट में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या बताना है, केमिकल फार्मूला बताना है। ये 10 इयर्स के सवाल आते हैं और मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते हैं, सही है, हर बोर्ड में ये सेम सवाल आए होते हैं बार बार, सही है। अब मुझे बताएं, कास्टिक सोडा है ना, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, ये केमिस्ट्री में इसका नाम है सोडियम, और OH बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सो इसका केमिस्ट्री में नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात की जाए किसकी, सैंड की, घर के बाहर जो मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी का फार्मूला होता है सिलिका डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, SiO2। क्या होता है, शुगर का फार्मूला क्या होता है, सी, घर में जो इस्तेमाल होती है ना शुगर, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं सक्रोज, क्या बोलते हैं बेटा, और वैसे इसका नाम हम लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, शुगर। जैसे हम लोगों को शुगर हो जाती है, शुगर बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी शुगर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज जिसे बोलते हैं आमतौर पर। इसी तरीके से लाइमस्टोन, चूना का नाम सुने, उसे बोलते हैं, चूने के पत्थर को बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, सही है। बात की जाए जिप्सम क्या है, एक हमारे पास कंपाउंड है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारे नाम याद होने चाहिए, और केमिकल फार्मूला 10-15 मिनट में याद हो जाएंगे आप लोगों को, सही है। जिप्सम हमारे पास कंपाउंड है, इसको क्या है, ये हमारे पास मिलके बना होता है CaSO4, सोडियम क्या, कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ पानी की, सही। तो इसका जिप्सम क्या है, CaSO4 प्लस 2 मोल्स किसके, पानी के, सही। अच्छा मुझे बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा घर में आता है ना, अक्सर आप लोग पिज्जा वगैरह बना लेते हो, उसमें डालने होते हैं, खाने के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिस्ट्री में नेम। अच्छा ये बुक में दिए हैं, इस वजह से आप लोगों को पेपर में मल्टीपल टाइम आ रहे होते हैं, सही। अगर बात की जाए शुगर की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आया था इससे पहले 2 दफा आ गया, शुगर का क्या नाम होता है, जल्दी से बताइए, केमिस्ट्री में क्या नेम होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। मुझे 9th क्लास को पढ़ाते हुए तकरीबन 4 साल हो गए, 4 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ एट ए टाइम। कोशिश करें कि कोई भी कॉन्सेप्ट में मसले मसाइल हो तो पूछेगा, ये सवाल जो है ना, देखिए मैंने आपको बताया ब्रांचेस, डिफाइन केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एक सवाल लाजिमी बनता है। दूसरा सवाल मैंने बताया कि हमारे पास केमिकल फार्मूला, इससे पीछे वाला, ये इनमें से 3 आते हैं, इसमें सारे नहीं आते, मैंने सारे कंपाइल करके 10 ईयर की जितने भी पास पेपर के उसको कंपाइल करके सभी के पेपर के कंपाइल करके बनाए, आते सब 3 है, ये 3 आएंगे या ये 3 आएंगे या ये 3 आएंगे, सही। इससे पीछे वाले हैं, ऐसे ही नहीं आते, ज्यादा नहीं आते। इसके बाद ये सवाल जो है ना, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, क्या बोलते हैं,
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या लिखा है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब बराबर करना है। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना। इस पूरा केमिकल रिएक्शन केमिकल ऐसे तो नहीं होगा ना कि आगे CO2 कंबाइन हो रहा हो, ऐसा नहीं नजर आता। नेगेटिव में दो चीजों को मिला के एक तीसरी चीज बन जाती है। उसको हम सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल की इक्वेशन क्या होती है? symbolic representation of chemical reaction is known as what? शाबाश। तो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने और इसको आपने क्या करना है? बराबर करना है, बैलेंस करना है। चलो जल्दी से देखिए। पहली इक्वेशन है, यहां पर मुझे बताएगा पोटेशियम कितने हैं इस साइड पे? KClO3 टूट रहा है, क्या बना रहा है? KCl, और ये हमारे पास ऑक्सीजन। लाजमी याद रखना, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो प्रोडक्ट होता है और राइट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। सही है, अंडरस्टूड है। चलिए अब यहाँ पे पोटेशियम, शाबाश, आपने बताया कितने होते हैं? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितने? Cl अलग नहीं है, सही। क्लोरीन कितने? 1। ऑक्सीजन कितने? समझ में नहीं? समझ में आया? टाइम मुझे रोकिए सर, इसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर, मैं आपको मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कोई आपको हेजिटेशन की बात नहीं है, हेजिटेट नहीं करिए किसी भी इक्वेशन। सही। यहाँ मुझे बताया पोटेशियम कितने, क्लोरीन कितने, ऑक्सीजन कितने? ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, पहले से स्टेबल है। सिर्फ मसला आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे कितने? तो कैसे बैलेंस करेंगे? किसी के जहन में आ रहा है? अब इसको इक्वेशन को दोबारा उतारेंगे पेपर में, सही। ऐसे लिखिए, याद रखिएगा अगर KCl के आगे यहाँ पे 2 लगा तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सही ना? ब्रैकेट के बाहर जो भी वो नंबर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। सही, शाबाश। अच्छा मुझे बताएं, अब यहाँ पे क्लियर पहले से स्टेबल है, ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? ये इससे मल्टीप्लाई करें। इसको ये कोई ऐसा नंबर बताएं जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए, बैलेंस करना है ना, दोनों बराबर है। कोई ऐसा नंबर है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करो और 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो दोनों बराबर हो? शाबाश, बहुत अच्छा बोला। मैंने बोला अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो जाएंगे? 6। और इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो जाएंगे? 6। इसमें कोई रॉकेट साइंस थी? नहीं, बहुत आसान था, बेसिक था। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का मतलब क्या है? 2 को मल्टीप्लाई किया मतलब 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कहाँ पे लिखना पड़ेगा? यहाँ। और 2 तो जब यहाँ पे लिखूंगा तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 2, ये यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलो ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, सही है। लेकिन दूसरा मसला क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया था? यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, बैलेंस में, सही। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए? 2। और यहाँ पे कितने? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? किससे मल्टीप्लाई करूँ? इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, बैलेंस हो गया। ये भी जैसे आप लोग गेम नहीं खेलते, गेम नहीं खेलते वैसे ही गेम है ये, इसमें दोनों को बराबर नहीं, एक चीज ज्यादा एक चीज कम है, दोनों को बराबर है। बैलेंस इक्वेशन करनी तो बहुत ही आसान है, ये केमिस्ट्री नहीं, ये गेम है। सही, समझ में आए? शाबाश। अगली आप करेंगे इक्वेशन, टेंशन नहीं है, वैसे 3-4 बच्चे। शाबाश बेटा, आपको जैसे जो बेहतर लग रहा है वो करो।
सारे बच्चे खुद करने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करें? खुद करने की कोशिश करें। जैसे इन्होंने स्टावर बिल्कुल सही लिखा, यहाँ पे क्या कैल्शियम ठीक था, यहाँ पे कैल्शियम था सही। यहाँ पे कार्बन कितने थे? तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने थे? एक। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया था ना आपने, शाबाश। बस Cl नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कार्बन, शाबाश बिल्कुल सही लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? शाबाश। यहाँ पे मुझे बताएं कैल्शियम कितने हैं? एक। कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? अभी सी लिखिए, कार्बन में शाबाश एक है। ऑक्सीजन कितने? पहले से स्टेबल है, शाबाश। पेपर में 10 ईयर में ऐसे भी सवाल आए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। पहले से स्टेबल है, कार्बन का इसमें कार्बन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन पहले करने की जरूरत है, शाबाश सही है। अगला सवाल जो करेगी वो कौन करेगा? ठीक है, आए यहाँ पर। नीचे लिख लें। हाँ शाबाश। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कितने हैं? एक है। एक यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितने हैं? अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें? यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? सही नहीं, टू नहीं, टू तो होता ही नहीं है, ये लगा हुआ नहीं, जो लगा हुआ वो लगे। यहाँ पे टू लगा के कितने होगा कैल्शियम? मल्टीप्लाई बाय टू करें, वहाँ पे नीचे भी ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई बाय टू कितने होगा? शाबाश। कैल्शियम कितने होंगे? शाबाश। अब मुझे बताएं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गई, अब एक चीज डिसबैलेंस हो गई, वो क्या? हाँ, कैल्शियम में, शाबाश। बस आपको आता है, मतलब ये समझ में आ गया ना किस तरीके से बैलेंस हो रहा है? आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल आप करेंगे जल्दी से, सॉल्व करने ना हम खुद करें, मैं नहीं करा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास एक भी बैठ है। अच्छा, ये सवाल जो है ना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मैंडेटरी है, हर साल आता है, हर बोर्ड में आता है और लाजमी आता है एट एनी कंडीशन। आपकी बुक में भी है ना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अभी ग्रुप बना, ग्रुप में इनको ऐड करके मुझे से बता समझ में? बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही इन्होंने किया। ऐसी गलत थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन इन्होंने कर दी। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स से रिजल्ट्स करें तो यू हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। आपको पता होना चाहिए कि आप मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है ना? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलर मास किसे कहते हैं, सही? उससे भी पहले एक अहम चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और फॉर्मूला मास किसे कहते हैं, सही?
बोर्ड बताता हूँ आपको, ये देखिए आपको नजर आ रहा है सही से, थोड़ी थोड़ी इमेज कर दो। चलिए अब बात की जा रही है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसी को पता है कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटम, एटॉमिक मतलब एटम, इसके वर्ड से मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक एटम के पास जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा उससे बोलेंगे एटॉमिक मास। ये इसकी वर्ड से बता रहा हूँ सही। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास कहते हैं एवरेज मास ऑफ एन एटम। एक एवरेज, फॉर एग्जांपल कार्बन के ना हमारे पास, कार्बन में से बता रहा हूँ, कार्बन एटम जो होता है ना इसका C6H12 क्या होता है? इसका एटॉमिक मास होता है 6 और मास नंबर होता है 12। क्या होता है? एक ये ऐसे ही पाया जाता है, और ऐसे भी पाया जाता है। तो क्या करते हैं, हमें तो एक पीरियोडिक टेबल में आपने प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम तो नहीं सुना होगा, ये इनका नाम है। प्रोटियम नाम है इसका, ड्यूटियम नाम है इसका, ट्रिटियम नाम है इसका, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या है? अब इन्होंने एवरेज दिया। क्या ये एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है? फॉर एग्जांपल आप लोग कितने हैं? आप लोग 10 स्टूडेंट हैं और हर किसी के आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए। इन सबको प्लस करूंगा और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, 5 10 स्टूडेंट डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। एवरेज निकालना आता है ना, एवरेज मार्क्स मतलब किसी के 10 मार्क्स आए होंगे, किसी के 8 मार्क्स आए हों, तो एवरेज निकालने के लिए इन तीनों कार्बन को क्या करूंगा मैं? एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास प्लस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा इसके टोटल नंबर कितने कितने कार्बन है, 1 2 3। इसे बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आपके कितने नंबर आए? 3 नंबर आए, आपके 2 नंबर आए, आपका 1 नंबर आए। तो मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा? पहले 3 + 2 + 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? तो कितना हो गया? पता है एवरेज कितना है? अगर हर बच्चे के लिए आज दिया तो हर बच्चे के टेस्ट में कितने नंबर आए? 2 नंबर। कितने में से? 3 में से। सही। अच्छा इसी तरीके से क्या है, एटॉमिक मास भी बेसिकली क्या होता है बेटा? एवरेज होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। याद रखिए कांस्टेंट वैल्यू है कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है। कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे निकाले ना, तो इसका एवरेज लिया जाएगा किसके साथ? 1/12 ऑफ कार्बन एटम। क्या सही? ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। सही। इट एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की? AMU। क्या होती है? AMU। सही। अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ये लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं मुझे बताएं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? यू हैव टू राइट, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ना आप लोगों को याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 9 के लेवल में, यू आर द 9th क्लास स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए क्या है, आपको ये नहीं चार पेपर के एंड बहुत से बच्चों को नजर ही नहीं आ रहा था, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल हर कीमत पे लाजमी अटेम्प्ट करना है। आप लोगों ने क्यों अटेम्प्ट करना है? न्यूमेरिकल अगर सही करेंगे नंबर पूरे मिलेंगे आपको। जैसे थ्योरी में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा है कि आप किसी भी कंडीशन में अगर आपने सही किया ना, आपको पूरे नंबर देगी, हर कंडीशन में पूरे नंबर ही देगा वो। सही। चलिए चलिए अब हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही आसान है। एटम से मिलकर क्या बनता है? जब सिमिलर एटम कंबाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिलेगा और क्या बना देगा? ऑक्सीजन गैस, O2 बना देगा। ये क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है? फॉर एग्जांपल 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलने ऐसे मिलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल, कंडेंस स्ट्रक्चर इसका। ऐसे 3 मॉलिक्यूल मिलने तो क्या बनाना है? O3। O3 पता है किसे कहते हैं? ओजोन। शाबाश। किसे बोलते हैं? तो इसका हमारे पास ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है। क्या है? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जब जितने भी एटम मौजूद है ना, जैसे 3 एटम मौजूद है ऑक्सीजन कितने हैं? 3 एटम मौजूद है, इन तीनों का क्या लेंगे? सम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या बोले? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सबका एटॉमिक मास क्या है? फॉर एग्जांपल इसका ऑक्सीजन का कितना है? 16। तीनों का क्या करें? प्लस करें और ये इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। बताइए कितना होता है? ऐसे मेंटल मैथ से करना चाह रहा हूं। देखिए ऐसे कैलकुलेट करें, 6 और 6 कितने होते हैं? 12 + 6 18 ना, 10 20 30। 18 में 30 प्लस करें, जल्दी जल्दी जल्दी। 18 में 30 प्लस करेंगे 48, 30 40 और 8
48 सही। तो हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब हमारे पास तीसरा है फार्मूला मास। अब बहुत से ना बहुत सी थिंग गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन में जो भी है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब आयोनिक कंपाउंड होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ऐसे नमक का स्ट्रक्चर देखा आपने, ऐसे क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जितने भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ होते हैं ना उनका होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, होता है फार्मूला मास। क्या होता है, दोनों का निकालने का तरीका बिल्कुल एज इट इज सेम है, लेकिन याद रखिएगा फार्मूला मास क्या होता है, क्रिस्टल्स का होता है। किसका होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का क्या निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है फार्मूला मास, आंसर वुड बी फार्मूला मास। अब एमसीक्यू आ जाता है कि पास फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल बेस, क्या आप मुझे बताएं कि हमारे पास इफ a crystal have a molecular mass then it is denoted as or calculate as formula mass। सेम निकालने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिस्टल की बात करता हूं NaCl, बहुत कॉमन है, जिसको आमतौर पे क्या बनाया जाता है, टेबल सॉल्ट, घर में इस्तेमाल होता है। सही समझ में आ रहा है ना, तो टेबल सॉल्ट। अब नमक, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है पता है किसी को, सोडियम का सिंबल होता है Na, कितना होता है, शाबाश 20 आगे रुक गई, 23 शाबाश। अब हमारे पास ये हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास फार्मूला मास की डेफिनेशन, फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, बिल्कुल ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका सम करेंगे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास में निकाल लेते हैं वैसे एटॉमिक मास में निकालना ऑफ एन एटम प्रेजेंट द फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। अभी मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत डिटेल में जाता हूं, 1 घंटे का टॉपिक पढ़ा, आप मुझे बोलेंगे 10 घंटे पढ़ाओ ना, इस टॉपिक में 10 घंटे ही पढ़ा सकते हैं आयोनिक कंपाउंड, लेकिन अभी ये हम लोगों ये टॉपिक नहीं है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सही, एग्जांपल क्या है, फार्मूला मास ऑफ NaCl, Na का कितना होता है 23, और क्लोरीन का मैंने अभी बताया कितना होता है, तो इनका कितना होता है 35.5। सही, तो ये तो सॉल्व किया, आंसर आया हमारे पास 58.5 ए। सही, समझ में आ रहा है। कोशिश करें कि बिल्कुल शॉर्ट कराएं, अब ये नोट्स नहीं बनाने आप लोग क्या है, जैसे मैं लेक्चर दे रहा होता हूं ना, कुछ ऐसा पॉइंट है जो मैं लेक्चर में जाहिर सी बात है स्लाइड में सारी चीजें तो नहीं लिखी, कुछ कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं, तो पेंसिल लेके हाथ में रखा करें कॉपी में, और तब अच्छे से लिखते रहा करें, ताकि वो जो इंसान ना पहले सुनता है, 3 प्रोसेस होते हैं लर्निंग के, एक पहले सुनता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर लिखता है, जब लिखते हैं तो इंसान के पास क्या होता है, मेमोराइज होना शुरू हो जाता है, पेपर में एक सवाल आएगा फौरन नहीं आना चाहिए, फौरन रिकॉल होगा। सही, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास क्या है, आपको निकालना आ गया कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, फार्मूला मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को एटॉमिक मास या वो एटॉमिक मास समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मास या तीसरी चीज एंड फार्मूला मास फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। इन तीनों को अगर एक साथ जमा करके लिखो ना, एक तरह डिनोट करो एक साथ, तो इसे बोला जाता है मोलर मास। क्या बोला जाता है, चलो शाबाश। सही, तो हम लोग मोलर मास निकालने के लिए मैं आपको 4-5 कंपाउंड बता रहा हूं, आप लोगों ने उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है, चलो, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, और पेपर में इत्तेफाकी बात है अक्सर ये हुआ है 10 या पास पेपर में मोलर मास भी निकालने के लिए आ रहा है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी हम लोग कराते हैं। चलो कोशिश करेगा ये आप लोग होता है। अच्छा, मोलर मास की एक बात याद रखिएगा, मोलर मास की जो यूनिट होती है ना वो होती है, मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल, इज द यूनिट। क्या है, यूनिट है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनी है ग्राम पर मोल, कैसे यूनिट है, अभी मैं भी देख लें सही समझ लें। अच्छा, इधर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों को, आप मुझे निकालें CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोलर मास निकालना है। कोशिश करें, अगर आता है तो खुद निकाल लें, मैं भी कराऊंगा। सही, अगर समझ में आ गया, अगर H2SO4 का बोलो तो क्या लिखा है मैंने, सल्फर का होता है 32, कितना होता है, एक समझा देता हूँ, बाकी आप लोग वो आपको बताएगा। सही,
और से देखिएगा यहाँ पर, अब ये यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये फार्मूला मास, मुझे पता है आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं, ये आयोनिक कंपाउंड, तो इसका फार्मूला मास होगा क्या होगा, तभी मैंने जनरल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की मोलर मास। मोलर मास तीनों को अलग-अलग, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, तीनों को अलग-अलग लिखाते हैं, इससे बेहतर है मैंने तीनों को कलेक्टिवली क्या बुलाया था, मोलर मास, तो उसको मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास कैलकुलेट। पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो मुझे बताएं कैल्शियम का कितना होता है, शाबाश, कितने हैं, शाबाश, मल्टीप्लाई हुआ क्या। अब मुझे बताएं कार्बन में कितना होता है, मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए शायद, मुझे याद ही नहीं, 12 कितने, शाबाश। अब मुझे बताएं ऑक्सीजन कितने, 16 जल्दी, 40 प्लस 12 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाँ शाबाश 48। अब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, क्या आंसर आएगा, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 90 90 और 100 आएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था मोलर मास की यूनिट क्या होती है, यूनिट लिखना लाजमी होता है, अगर ये यूनिट नहीं लिखेंगे आप लोग तो आपका कितने मार्क्स जाएंगे, हाफ मार्क्स, 0.5 मार्क्स या हाफ मार्क्स कट जाते हैं न्यूमेरिकल में, सिर्फ यूनिट ना लिखने की वजह से। बाकी तो आप लोग खुद देखेंगे, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप मुझे भी फौरन बोल सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, इनका बात समझ आ गया, चलिए जल्दी से करेंगे दोनों सवाल आपको। अच्छा बेटा आप लोगों ने निकाल लिया होगा मोलर मास कितना है, मैं जल्दी से, बिल्कुल सही निकाला, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्ट जुगर। इसका कितना आया होगा, सही है, मैं को प्लस करेंगे 98 क्या यूनिट, ग्राम। इसका कितना आया, सबने निकाल लिया, चलिए चलिए निकाल लो। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है वैसे, सही, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये मोलर मास निकाल लिया आप लोगों ने, सही, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब मोलर मास निकालना आ गया तो फिर तो ये नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसानी से हो जाएगा, सही। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सही। तो अब हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल, ये 10 में पास पेपर में आया है, और इत्तेफाक की बात है अगर कि आप ये वाले न्यूमेरिकल कर ले तो आपकी दुनिया जहां में से किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का कांसेप्ट सिमिलर है। हां, इसकी जगह ग्लूकोज की जगह कुछ और आ सकता है, अब सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा, लेकिन लाजमी सी बात है कांसेप्ट फार्मूला सेम अप्लाई होगा, मोलर मास का कांसेप्ट बिल्कुल सिमिलर अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ इतने से आप लोगों ने एटॉमिक मास याद कर लिए तो आपकी, ये आपको बताऊं, ये जो कांसेप्ट आप लोग पढ़े ये आप लोगों को लग रहा होगा मतलब सिर्फ हम लोग पेपर के लिए पढ़े, ऐसा नहीं है, ये आप लोग 9 में भी अप्लाई होगा, ये मैट्रिक में भी अप्लाई होगा, ये फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई होगा, ये सेकंड ईयर में भी अप्लाई होगा। मैं बाकायदा आपको बता सकता हूं, ये स्टिचियोमेट्री एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर को डील कर रहा है, उसमें ये बाकायदा ये सवाल है, ये बहुत से बच्चों को फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, ये नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ता है। आप लोग उन बच्चों में होने चाहिए जिनको बहुत अच्छा आता है, आप लोग सारे पढ़ने वाले बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, मैंने बताया आप लोगों को केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेना इज नॉट अ बिग डील, सही, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, चलिए जो कि आप मेहनत करें। चलिए अब हम लोगों ने क्या करना है, मोलर मास का नाम दिया, एटॉमिक मास कैसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कहते हैं, फार्मूला मास कैसे कहते हैं, यू हैव टू नो, ऐसे ही। चलिए अब हम लोग ने डेफिनेशंस वगैरह लिखी होंगी, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स किसे कहते हैं, तो मोल्स अगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को बयान करें, एक्सप्रेस करें, बयान एक्सप्रेस का मतलब है बयान करें किसमें बयान करें ग्राम में, किसमें, तो उसे क्या बुलाएगा, मोल्स, क्या बुलाएगा। अच्छा दूसरा हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर, एक मोल, अब मोल तो समझ में आ गया कि अगर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को इनको बयान किया जाए ग्राम में तो उसे क्या बुलाया जाएगा, मोल्स, सही है।
अगर मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मोल भी ना एक किसी भी सब्सटेंस का मोल, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंशियल पावर 23 कितने। अब बॉर्डरसिक साइंटिस्ट था, उसने बताया एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस में ना उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास? उन्होंने बताया 6.02 एक्सपोनेंशियल पावर 23, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। इसका मतलब है कि 6.02 के आगे 21 जीरो लगे हुए, 1 2 जीरो तो ऐसे कैसे बनेंगे? हां चलो तो मतलब 21 जीरो के यहां पे लगे तो कितनी बड़ी बड़ी यूज है, बड़ी वैल्यू है। समझ में आ रही है? ये आपको याद रखनी होती है। अब दो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर यू हैव टू नो मोलर मास तो निकालना आ गया, उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सही। अब उसके लिए सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज हैं, सही। मैंने इसको बता दिया आपको, ये याद होने चाहिए, सही। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, सही, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा मास इन ग्राम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम, सही। मास इन ग्राम में कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, सवाल में गिवन होगा, क्या होगा सवाल में आपको मास इन ग्राम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकाल, मोलर मास निकालना है तो कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसका मोलर मास निकाल लेंगे, सही है। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सवाल में दिए हुए, क्या दिए हुए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए दिए हुए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या दिए? यहां से जो आपने मोल्स निकाले, याद रखिएगा मोल्स को एक्सप्रेस किया जाता है किससे? स्मॉल एन से। इससे मोल को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब मैं बोलता हूं कि सोडियम इतना बड़ा लिखा है ना, कार्बन, कार्बन को सिंबल कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? सी से, उसको शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को अक्सर फैमिली में बहुत छोटे नाम निकनेम से बुलाया जाता है, सही, लेकिन एलिमेंट्स को उसके सिंबल से पहचाना जाता है। उसके क्या किससे? इसका सिंबल क्या है, इसको डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल एन से। शाबाश, मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। इसी तरीके से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर मास, इसको। And you have to know the atomic mass, molecular mass और formula mass are collectively known as, शाबाश। और मास इन ग्राम को आपको पता है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर मास। अच्छा ये देखिए, इसकी मदद से हमने मोल निकाल ली, क्या निकाल ली? अब हमारे पास अवोगाड्रोस नंबर, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए दिए हैं, जैसे कि पेपर में सवाल आता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? जो मोल आए जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रोस नंबर से। अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है? 6.0 शाबाश शाबाश शाबाश, आप मुझे बुला रहे हो, पता नहीं क्यों, आप लोगों ने पहले से याद किया वो सारी चीजें, शाबाश। अच्छा ये देखिए, अब Na मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। N कैपिटल और A भी कैपिटल है, इसका साइज थोड़ा ना छोटा होता है, इसको इसको क्या बोला जाता है? ये सिंबल है किसका डिनोट करने का? इसको डिनोट करने का एवोगाड्रोस नंबर, सही, समझ में आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूलाज वगैरह लिखने हैं अपने पास, लिखने का एक जगह एक आपने चार्ट बनाना है, पहले नोट में भी लिख लें और एक बुक के और कॉपी के पीछे एक चार्ट बना लें जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको एक जगह लिख लें ताकि पेपर से पहले एक दफा रिवाइज कर सकें। सही है, सही है बेटा। अब हमारे पास क्या करनी है? कैलकुलेट करेंगे, क्या डेफिनेशन लिखनी होगी, आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दूंगा, समझ में आ रही है। अब कैलकुलेट करना है, डेटा बनाने में अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरे पास जीरो कांसेप्ट है, मेरे पास कुछ नहीं पता मुझे, सही। अब डेटा बनाते हैं, डेटा बनाना सबसे अहम चीज होती है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना, वो डेटा बना लेता है तो उसको एक नंबर मिल जाता है पहला फजूल का, जबकि उसको कुछ भी नहीं आता लेकिन डेटा बनाना आता है। डेटा बनाना भी क्या है? आर्ट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं? मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? शाबाश। और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के करके कैलकुलेट करना है क्वेश्चन का। और क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं दिया कितना है क्वेश्चन का। अब प्रेजेंट इन 45 ग्राम मास दिया है, मास इन ग्राम कितना दिया है? मास इन ग्राम देखिए, मास इन ग्राम है हमारे पास 45 ग्राम, कितना 45 दिया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। अब हमें पता है कि मोलर मास मुझे आता है निकालना है, नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता, आप लोगों को आता है निकालना। अब मुझे आप लोग कैलकुलेट कराओ,
जल्दी से मुझे बताओ मोलर मास कैसे निकालते हैं। अच्छा मुझे जल्दी से बता दें मोलर मास को डिनोट कैसे किया जाता है। मास का यूनिट मास को कैसे डिनोट किया जाता है। मास पहले बताएंगे मास इन ग्राम में कैसे डिनोट किया जाता है। small शाबाश। और मोलर मास को कैसे डिनोट किया जाता है। कैपिटल एम से और इसको स्मॉल एम से। चलिए अब ये लिखा हुआ है मोलर मास। मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग यहाँ लिखोगे कितना किसका है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे। C6H12O6 is the chemical formula of glucose. They are generally sweet in taste. अच्छा अब हमारे पास C6H12O6 सही है। अब इधर देखिए कार्बन का कितना होता है 12 6 plus 1 multiplied by 12 plus 16 multiplied by 6 and the answer would be that you already know that अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 180 आएगा। इसका यूनिट होगा ग्राम पर। आपने बस कैलकुलेटर में रखने और आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही ये सारी चीजें हमें डेटा में दूंगी। दैट इज द कंप्लीट डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन। सही अब हमारे पास क्या है अब डालेंगे हम लोग कैलकुलेशन की। सही है अच्छा अब कैलकुलेशन की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन में क्या क्या हमें गिवन है सवाल में। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन में हमें मिला कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सही अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से मोलर मास। सही अच्छा स्मॉल एन इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना दिया है 45। मोलर मास कितना दिया है 180। सही है अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 45 1 से 45 45 2 से 90 45 4 से 180। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 0.25। कैलकुलेटर रहे जल्दी से इसे बोलते हैं मेंटल मैथ्स। आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग डॉक्टर बनने से पहले एमकेट और ईकेट की तैयारी करेंगे तो उसमें बाकायदा आप लोगों को सिखाई जाती है मेंटल मैथ्स कि बगैर कैलकुलेटर के बगैर आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। सही इसमें मैंने कैसे सॉल्व किया 45 के टेबल में 45 45 का डबल कितना होगा 90 होगा और 90 का डबल कितना होता है 180। मुझे 45 4 से क्या होगा हमारे पास 180। मैंने लिखा 45 45 45 4 से 1/4 अगर 1 के 40 से करो कितना आ जाएगा 0.5। आपके पास 1